संघ लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कई होनहार युवाओं का नाम भी शामिल है। इनमें धार जिले की बेटी ट्विंकल जैन का नाम भी शामिल है, जिसने यूपीएससी में 138वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि ट्विंकल जैन ने बिना स्थायी कोचिंग के ये सफलता हासिल की है। यूपीएससी परीक्षा में 138 पर रैंक हासिल करने वाली धार की ट्विंकल जैन ने खबर मध्य प्रदेश के साथ चर्चा में अपनी सफलता का राज बताया। देखिए यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली ट्विंकल जैन के साथ हमारे सहयोगी पवन वैष्णव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। और इस वक्त हमारे साथ यूपीएससी परीक्षा में 138वीं रैंक हासिल कर धार जिले का नाम पूरे देश में रोशन करने वाली ट्विंकल जैन मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं ट्विंकल जैन से और जानते हैं उनके सफलता के राज। नमस्कार ट्विंकल जी, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जो अविस्मरणीय और असाधारण सफलता है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे मेरा बहुत सारा हार्ड वर्क, इतने सालों का पेशेंस है और जो कि मैंने होप नहीं छोड़ी और लास्ट 4 से 5 साल से जो मैं इस फील्ड में मेहनत कर रही हूँ, तो यही मेरी सफलता का राज है। इसके साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट, जिन्होंने मुझे इतने सालों तक सपोर्ट किया है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक बड़ी सफलता आपने अर्जित की है। ऐसे क्या बिंदु है जिनसे आपको सफलता अर्जित करने में लाभप्रद कदम हासिल किया है? सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, अपने पूरे स्टडी का जो टाइम है उसको किस तरीके से किन चीज़ों में मैनेज करना, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना और क्या चीज़ें छोड़ना, किस तरीके से पढ़ाई करना, नोट्स बनाना और उनको दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो पढ़ाई से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं फ़ोकस करती थी कि मैं फ़िज़िकली थोड़ा स्पोर्ट्स या किसी भी वॉकिंग या रनिंग ऐसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करूँ, ताकि मैं बहुत ऐसे एक रूटीन मोनोटोनस एक जगह पे बैठ के दिन भर ना पढ़ रही हूँ और मेरे अंदर भी थोड़ी एक्टिवनेस आए। इसके अलावा मैंने मेडिटेशन का भी थोड़ा सपोर्ट लिया था, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। 3 चरणों में होती है यूपीएससी की परीक्षा। तीनों चरणों में अलग-अलग सावधानियाँ रखनी होती है। आपने किस प्रकार से क्या सावधानियाँ रखी जिससे आपको आसानी से सफलता अर्जित हुई? सबसे पहला जो इसका लेवल होता है प्रीलिम्स, वो काफ़ी ट्रिकी होता है, वो बहुत सारे लोग उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। तो और इसमें ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग भी कितनी बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारी एक्यूरेसी कितनी है। बिना सोचे कुछ भी तुक्का लगाने की बजाय या पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बजाय हम उन क्वेश्चंस पे ध्यान दें, जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यूपीएससी के पेपर पैटर्न को अगर हम देखें, तो लास्ट 3-4 साल में अगर हम हमारा स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा बन जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग रख के प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके सेकंड लेवल मेंस के लिए मुझे लगता है हर चीज़ के नोट्स एक कंसाइज़ मैनर में बने होना और उसका बार-बार रिविज़न करना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप एग्ज़ाम में 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन लिखना, तुरंत आप अगर वहाँ सोचें कि पॉइंट्स जनरेट होके हम वहीं की वहीं लिख दें, तो वो बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारे दिमाग में पहले से ही चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम्पल्स होंगे, तो वो काफ़ी ईज़ी कर देता है सेकंड लेवल ऑफ द एग्ज़ाम को। और साथ ही ऑप्शनल पे फ़ोकस करके आप अपना स्कोर अच्छे से एनहांस कर सकते हैं मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए मेनली आपका प्रैक्टिस, लोगों से बात करना, अपने थॉट्स को एक सही तरीके से इंटरव्यूअर के सामने प्रेज़ेंट करना और आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इंटरव्यूज़ में से क्या क्वेश्चन थे जिनको आप यहाँ बताना चाहेंगे दर्शकों के सामने? मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन कि धार डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझसे पूछा गया था कि यहाँ पे टूरिज़्म में क्या-क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमारे यहाँ टूरिज़्म इतना डेवलप्ड है नहीं? और इसको प्रमोट करने के लिए मैं क्या करूँगी? एक ये प्रश्न था और इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न था कि इंदौर का क्लीनलीनेस मॉडल क्यों इतना फ़ेमस है और वहाँ पे कैसे सालों से हम सफाई मेंटेन करने में हेल्प कर पा रहे हैं? आपको कौन से प्रयास में ये सफलता अर्जित हुई है? और जो विद्यार्थी अभी तक प्रयासरत है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये 4th सीरियस अटेम्प्ट था
और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इसमें पिछले 4-5 सालों से इसी फ़ील्ड में लगी हुई थी। तो मैंने तो यही सीखा है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही हमारी स्ट्रैटेजी को हम इस तरीके से बनाएँ, हो सके जिन लोगों का यूपीएससी ही अल्टीमेट एम है और जो लोग बहुत पहले से सोचते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कॉलेज के टाइम से ही अगर वो लोग सीरियसली इस चीज़ को प्रिपेयर करने में लग जाएँ, तो ये जो 4-5 साल का टाइम एक कॉमन एक किसी भी कैंडिडेट को आफ्टर ग्रेजुएशन में लगता है, तो वो टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। साथ ही सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमारे इनिशियल ईयर्स में हम भटक जाते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो और एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक गाइडेंस काफ़ी मैटर करता है। तो एक तो पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस, ये 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। बड़ी सफलता आपने अर्जित की है। बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद के आपने ये सफलता अर्जित है। अन्य विद्यार्थी भी क्या बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद के ये सफलता अर्जित कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास सही गाइडेंस है, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सही गाइडेंस का मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ कोचिंग क्लास का ही गाइडेंस। गाइडेंस एक मेंटर के रूप में, एक सीनियर के रूप में या आप हॉस्टल में जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो उसके साथ भी आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है और आज के टाइम पे जब इंटरनेट और हमारे पास इतना ज़्यादा सोर्सेज़ हैं, कि कोई भी हम चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेके या वीडियोज़ देख के जो कवर कर सकते हैं, तो सब चीज़ें अब हमारे हाथ में है और मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना इतना ज़रूरी नहीं है। जो सब चीज़ें यहीं रह के घर पे ऑनलाइन मीडिया के थ्रू हो सकती है, वो उस चीज़ ने रिप्लेस कर दिया है अब पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। आपकी सफलता अर्जित हो चुकी है। कई विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो उसी दौर में जब एक प्रयास में वो असफल हो जाते हैं, तो वो आत्महत्या जैसे कुप्रयास भी कर लेते हैं। आप उन विद्यार्थियों को जो कि ऐसे कुप्रयास करने का प्रयास करते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे जो इंसिडेंट्स मैंने भी काफ़ी बार सुने हैं और बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट बात है। तो मुझे ये लगता है कि हम अ, ऐसी एग्ज़ाम्स को इतना ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि हमारी लाइफ़ को भी हम उसके आगे नहीं सोचते। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बस एक एग्ज़ाम है और इसमें ही सक्सेसफुल होके फिर ही आपकी लाइफ़ बनेगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास दूसरे एवेन्यूज़ भी होते हैं और सक्सेसफुल बनने के लिए हम सिर्फ़ इन्हीं एग्ज़ाम्स पे ही नहीं रिलाई कर सकते कि बस ये ही इसमें ही कुछ हुआ, तो ही हम अच्छे हैं, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आजकल हम देखते हैं कि हम स्ट्रेस को इतना कोप अप नहीं कर पाते। छोटी-छोटी बातों पे हम गुस्सा करते हैं या फिर छोटी-छोटी बातों पे हम ऐसे कदम उठा देते हैं। तो इससे भी हमें बचने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे हमारे घरवालों से या दोस्तों से चीज़ें शेयर करना या फिर मेडिटेशन करना। तो ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग को काम करने में बहुत हेल्प करती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए। ये आधुनिक ज़माना है, सोशल मीडिया का ख़ासा प्रभाव होता है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम का कितना प्रभाव, कितना इनका महत्व होता है, कितने यूज़फुल होते हैं, कितने हानिकारक? ऐसा है कि जो सोशल मीडिया होता है डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम कितने ही घंटों-घंटों व्हाट्सएप, फ़ेसबुक पे निकाल देते हैं, तो हमें ही पता नहीं चलता। मैं ये चीज़ स्पेशली बताना चाहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन के दिनों में मैं सोशल मीडिया का एकदम मिनिमल ना के बराबर ही यूज़ करती थी। मेरा यूसेज सिर्फ़ इतना होता था कि किसी से फ़ाइल ट्रांसफ़र करके मँगाना या फिर पढ़ाई के लिए यूट्यूब जैसे सोर्सेज़ का यूज़ करना। इसके अलावा मेरा कोई सोशल मीडिया का यूसेज नहीं होता था और कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया है। काफ़ी टाइम तक तो मेरे पास व्हाट्सएप ही नहीं था फ़ोन में, ना मैं फ़ेसबुक को इतना रेगुलरली चीज़ें अपडेट करने के लिए यूज़ किया करती थी। तो सोशल मीडिया का आप जितना अपने एडवांटेज के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करें, वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्या मुद्दे आपने अपने मन मस्तिष्क में सोच रखे हैं, जो सेवा में जाने के बाद आप सबसे पहले अप्लाई करने का प्रयास करेंगे? अ, मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ होगी वो होगा एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। एजुकेशन क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, धार में रहती हूँ और मैंने जो अपने अगल-बगल का माहौल देखा है, कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था हेल्थ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी कम था, हम इतना कोप नहीं कर पाए थे। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में भी ज़रूरत है इसकी। तो एक हेल्थ ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं बहुत वर्क करना चाहूँगी और दूसरा एजुकेशन जिसमें हम मैं स्पेशली चाहूँगी कि गर्ल्स के एजुकेशन पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँ। जो नए अभ्यर्थी अभी रास्ते में हैं,
परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे जिससे उनमें सकारात्मकता का समावेश हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करेंगे और सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि आज बहुत लाखों में स्टूडेंट्स इस तरीके की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो अगर हम इसमें अनसक्सेसफुल भी होते हैं, तो हम निराश ना होएँ और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या किसी और चीज़ों को एक्सप्लोर करके भी हम उसमें कुछ और हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ यूपीएससी में 138वीं रैंक हासिल करने वाली धार की ट्विंकल जैन, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इनका जो अभ्यर्थी यूपीएससी परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके नाम एक ही संदेश है कि आप निरंतर लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता अर्जित होगी।